आपका सहयोग मिला और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी नगर पालिका को आपका सहयोग मिलता रहेगा। और नगर पालिका का सहयोग यही है कि जो नगर पालिका की कमियां हैं वो हमारे सामने आती रहें। मेरा ये तरीका है कि मैं कभी आलोचना से घबराता नहीं हूँ, बल्कि आलोचना से सीखने का प्रयास करता हूँ। मेरे साथ हमेशा पत्रकारों का सहयोग रहा है, क्योंकि आप जो कुछ चिन्हित करते हैं, जो बताते हैं, तो उससे सुधार करने में बहुत आसानी हो जाती है। मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि आपके माध्यम से मुझे ये मदद मिलती रहेगी। देखिए, अभी पहली प्रायोरिटी तो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरन मेरी सफाई विभाग की समीक्षा बैठक है। चूँकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ी अगर कहीं हुई है पिछले कुछ सालों में, तो सफाई व्यवस्था डैमेज हुई है, तो उसमें सुधार किया जाना ज़रूरी है और वो फ़र्क आपको 15 दिनों के भीतर दिखने लगेगा। आज ही हम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आज ही संभवतः जो जमादार हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे और जल्द ही उसमें कर्मचारियों की ड्यूटी और सारी चीज़ें जांच की जाएंगी और जो कमियां होंगी उनको ठीक करके सफाई व्यवस्था में तेजी लाई जाएगी। देखिए, चैलेंज तो बहुत बड़ा है। पहले 39 स्क्वायर किलोमीटर में नगर पालिका का क्षेत्रफल था और 80 स्क्वायर किलोमीटर अब नगर पालिका का क्षेत्र बढ़ गया है, यानी जितनी बड़ी नगर पालिका थी उसके 3 गुनी हो गई है। और जो क्षेत्रफल बढ़े हैं वहाँ न कोई जल निकासी की व्यवस्था है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, न रोशनी का इंतजाम है और न उन गाँवों को मुख्य मार्गों से जोड़ा गया है, जोड़ने की व्यवस्था है। तो वहाँ तो सरकार का ये निर्णय है तो उसका हम स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े क्षेत्र को एक साथ जोड़ना किसी भी हालत में उचित है, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र जुड़ जाने से एक तो ये कि जो प्रधान थे, जो ग्राम प्रधान थे, वो उनको 1 साल ही अभी सिर्फ हुए थे, तो वो भी काम नहीं कर पाया और नगर पालिका के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अचानक आयद हो गई है। तो अब तो सरकार की मदद के बिना उन क्षेत्रों को विकसित करना आसान नहीं है, लेकिन ये कि मुझे पक्की उम्मीद है कि चूँकि माननीय नगर विकास मंत्री जी हमारे नगर पालिका क्षेत्र में ही रहते हैं और उन्हीं के निर्देश पर ये सीमा विस्तार हुआ है, तो वो ज़रूर इसमें मदद करेंगे। कि इस पर मैं जवाब दूंगा। अभी ज़रा मैं आज समीक्षा बैठक कर लूँ, सब बातें जान लूँ कि कितने कर्मचारी कहाँ हैं। 1200 तो नहीं हो सकते, इतने नहीं होंगे। सफाई कर्मचारी मेरे ख्याल से 600-700 ज़्यादा नहीं होंगे। अब कितने हैं सही संख्या उसकी मुझे मालूम नहीं है और आज मुझे सब मालूम हो जाएगी, तो अगली प्रेस में या जब भी आप बात करना चाहेंगे तो मैं उसमें उचित जवाब दूंगा। असल में उसमें एक मानक है सरकार का कि 10,000 की आबादी पर 37 सफाई कर्मी होने चाहिए। तो अब क्षेत्रफल बढ़ गया, आबादी बढ़ गई, तो उस हिसाब से सफाई कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन पहले तो मुझे ये जांच करना है ना कि सफाई विभाग में कितने कर्मचारी हैं और उनकी कहाँ कहाँ ड्यूटी है, कितने लोग ड्यूटी कर रहे हैं और कितने लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, कितने लोग सफाई विभाग में हैं एडमिट और वो कहीं और ड्यूटी काम कर रहे हैं। तो ये सारी जांच का विषय है, क्योंकि मेरे संज्ञान में ये आया है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ हैं तो मगर वो काम नहीं करते या लापरवाही कर रहे हैं, तो उनको चिन्हित करके ये फौरी तौर से उसमें उचित कार्रवाई करनी है। और जहाँ तक सफाई कर्मियों को बढ़ाने की बात है तो वो तो नियमतः बढ़ाया जाना ही है और अभी बजट की बैठक भी नहीं हो पाई है, तो बजट में प्रस्ताव ये ले आया जाएगा कि सफाई कर्मियों की संख्या कुछ बढ़ाई जाए। अच्छा, शहर में आपके शहर के क्षेत्र का वार्ड नंबर 13, जिसका एक हिस्सा जो है वार्ड नंबर 13 का नदी उस पार पड़ता है, इस बारे में अच्छा वो उन लोगों को जब शहर में आना होता है तो अगर भाई अपने किसी साधन से आना है तो खालिजहांपुर होके आवे या फिर नाव से आवे, तो क्या नगर पालिका में इस तरह का भी कोई प्रपोजल है कि वो रास्ता जोड़ा जा सके? असल में वो तो जुड़ना जरूरी है। यहाँ एक बेलवा घाट पर एक हमारी योजना है कि बेलवा घाट पर एक जैसे ढेकुलिया घाट पुल बना है, वैसे ही बेलवा घाट पर एक पुल का निर्माण अगर हो जाए तो जो 4 लेन गोरखपुर और बनारस की जो 4 लेन है उसमें जुड़ जाएगा। तो एक बहुत बड़ी जो जमीन है, सैकड़ों एकड़ की भूमि जो ऐसी यूं ही पड़ी हुई है, वो सब कारामद हो सकती है, शहर से जुड़ सकती है। तो अगर बेलवा घाट पर पुल बनता है तो उसका लाभ जिस आबादी की आप बात कर रहे हैं उस आबादी को अपने आप हो जाएगा। कल उन्होंने एक बात कही थी, आपको याद होगा, कल के उसमें जब शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा था कि काझा जो है बहुत बड़ा गांव है और वहाँ दूर दूर तक विकास नहीं है। तो उसी बात का मैंने नोटिस किया था और उनकी बात पर ही मुझे ये समझ में आया कि जिस गांव का सबसे खस्ता हालत है, जो गांव सबसे बुरे हालत में है, जहां विकास की कोई किरण नहीं पहुंची है, तो क्यों ना उसी को हम गोद ले लें। तो इसलिए काझा को गोद
लेने का नहीं, लोगों का तो लोगों का कहना है गंगोत्री में आपने सीधे सीधे वो कर लिया। नहीं, नगर विकास मंत्री जी का गांव है तो उसमें ऐसा थोड़ी ना है कि विकास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वहाँ विकास होना चाहिए। हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने तो हमेशा संकट है। अगर हम अपने घर का रास्ता बनाते हैं तो लोग कहेंगे कि देखिए सबसे पहले अपने घर का रास्ता बना लिया, और अगर अपने घर का रास्ता नहीं बनाएंगे तो कहेंगे कि वो अपने घर का रास्ता नहीं बनाए दूसरा क्या बनाएगा। तो ये तो संकट हम लोगों के सामने रहता ही है, जनप्रतिनिधियों के सामने। अब नगर विकास मंत्री जी का गांव है तो उसमें दिखना तो चाहिए ही कि हमने तो मंत्री जी से जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे मौखिक रूप से ये कहा था कि जो स्वदेशी कॉटन मिल है कि जमीन बेकार की पड़ी हुई है, उस जमीन को नगर पालिका को हस्तांतरित अगर करा दिया जाए, भारत सरकार की वो जमीन है, तो वहाँ हमारी पार्किंग की व्यवस्था भी सब कुछ बहुत सुचारू हो सकती है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। शहर को एक नई दिशा दी जा सकती है वहाँ से, वो तो जितनी बड़ी ज़मीन है। लेकिन वो तो बात का काम है, लेकिन हमारी ज़मीन आजमगढ़ मोड़ पे जो है दोनों साइड में बीच में रोड गुजरी है, वो हमारी नगर पालिका की भूमि से वो रोड गुजरी है, और दोनों तरफ जो पशु अस्पताल जो बोला जाता है या इधर आजमगढ़ मोड़ पे जो है ये सब नगर पालिका की भूमि है। इसकी सुप्रीम कोर्ट से डिग्री भी हो चुकी है। कुछ तकनीकी अड़चनें बची हुई हैं, वो तकनीकी अड़चनों को ख़त्म करके वहाँ हम लोगों का प्लान ये है कि उसमें नीचे पार्किंग बनाई जाएगी और ऊपर कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। साइड में एक तरफ जो है हम लोग जो सब्जी बेचने वाले हैं, ठेले वेले पे जो लोग हैं, उनको भी जगह देने का योजना है, और मछली मंडी और सब्जी मंडी भी छोटी सी जगह उसके लिए निर्धारित की जाएगी। देखिए, जो कोई भी नगर पालिका को उसकी वजह से नगर पालिका को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंच रहा होगा तो उस पर कार्रवाई तो निश्चित की जाएगी, लेकिन अभी उसमें जांच चल रही है, तो आप कोई निर्णय मत सुनाइए। अभी उस पूरे प्रकरण में जांच हो रही है, और मेरे संज्ञान में आया है कि उसमें दीपू सिंह का पैसा भी नगर पालिका पर काफी लंबा बकाया है। तो अब उसकी जांच चल रही है, उस मसले का निदान किया जाएगा, और आज ही उस पर बात भी हम करेंगे, और नगर पालिका का जो पैसा वो जमा कराना पड़ेगा, और जो ठेकेदार का भी अगर बकाया है तो उसे भी उसका पैसा उसको दिया जाना चाहिए। तो उसका बहुत लंबा अमाउंट, कुल 50 लाख के आसपास का विवाद है, जिसमें 32-33 लाख रुपया उस ठेकेदार का ही पता चल रहा है कि नगर पालिका पे बकाया है। देखिए, एक बात तो गारंटी के साथ आप समझ लीजिए कि क्वालिटी से समझौता कभी मैंने नहीं किया है, और आप अगर इस बात की जांच करना चाहें तो कुछ काम जो आज के 10 साल या 20 साल पहले जो काम हुए हैं हमारे रिजीम के, वो जाके जांच कर लीजिए, और दूसरे लोगों के ज़माने में जो काम 2 साल 1 साल पहले हुए हैं वो जाके जांच कर लीजिए। तो अब मैं ज़्यादा किसी के विवाद में नहीं जाना चाहता, या पीछे किन लोगों ने किया उनकी शिकायत करने में मैं नहीं अपने को नष्ट करना चाहता, लेकिन क्वालिटी से कभी मैंने समझौता नहीं किया है। चाहे वो लाइट का मामला हो, चाहे दवाओं का मामला हो, चाहे निर्माण का मामला हो, तो क्वालिटी से कभी समझौता मैंने नहीं किया, और इस समय भी नहीं होगा करते किसी प्रकार। देखिए, जो गलत काम होगा उसकी तो जांच होगी, उनमें पिछला और अगला क्या है। अगर हमारी पत्नी के कार्यकाल में भी कुछ गलत काम हुआ हो तो आप चिन्हित करिए, तो मैं उसकी भी जांच करा दूंगा। टोल फ्री नंबर तो ऑलरेडी नगर पालिका का एक है ही है, तो उस पर लोगों की अपनी ज़रूरतें पूरी होती है। लेकिन चूंकि अब मोबाइल इतना हाथ में हो गया है कि हर कोई मोबाइल पे ही अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है। वैसे नगर पालिका में एक नंबर है जो जनता के लिए है, और उसमें जनता की सुनवाई का एक केंद्र भी है, जन सुनवाई का। चलिए, आपका ध्यान तो कम से कम गया इतने महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ। ये हम वादा नहीं किए हैं, मैंने, आप उसको ठीक से पढ़िए तो मैंने उसमें लिखा है कि ये मेरी इच्छा है या मैं प्रयास करूंगा, और मेरी बहुत दिली इच्छा है। क्या कर पाऊंगा ये मैं नहीं जानता। अभी हमारे लिए वो अधिनियम में कितनी गुंजाइश है, कितनी नहीं है, उसकी परमिशन मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, ये सारी बातें अभी अधर में हैं। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि एक अंग्रेजी मीडियम CBSE बेस्ड नगर पालिका के द्वारा बनाया जाए, और एक डिग्री कॉलेज बनाया जाए। 2 चीज़ें बनाने की मेरी बहुत इच्छा है, और हम लोग ये साबित कर देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे बनते हैं और कैसे चलते हैं। अगर इसकी अनुमति हम लोगों को मिल गई, अगर इसमें जिला प्रशासन का और सरकार का सहयोग रहा, तो हम इस काम को जरूर करेंगे। क्योंकि CBSE का स्कूल बनाने के लिए कम से कम शहर के अंदर 22 से 23 मंडा जमीन एक जगह होनी चाहिए, तब उसकी मान्यता मिलती है। नालियों की साफ सफाई का टेंडर जो है आज जा रहा है, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर सफाई, नालों की सफाई का कार्य शुरू हो जाएगा। ये आप जो बात कर रहे हैं उसकी एक जगह शिकायत मिलती है, कल्याण सागर में, जो मोहल्ला पहाड़पुरा और कादीपुरा, छिदनपुरा होते हुए जो नाला कल्याण सागर, और कल्याण सागर से फिर मुंशीपुरा की तरफ जो नाला निकलता है, तो वहाँ उसमें एक शिकायत ये कि कल्याण सागर में जब वो नाला पहुँचता है तो कल्याण सागर में उसकी तल्ली जो है ऊंची कर दी गई है 1 फुट, जिसकी वजह से पानी के बहाव में दिक्कत है। तो अब उसको देखा जाएगा, वहाँ दिक्कत है। चूँकि रेलवे वाले भी वहाँ पुलिया बना रहे हैं, जो इन्होंने डबल लाइन की है आजमगढ़ की तरफ जाने वाली,
तो उधर ये लोग पुलिया का निर्माण कर रहे हैं, तो उस निर्माण की वजह से भी पानी बाधित है। तो इस वक्त तो उधर के मोहल्लों में काफ़ी पानी लगा हुआ है और मुझे लगता है कि वो जो पुलिया बना रहे हैं उसको बनाने में कम से कम 1 महीने का समय लग जाएगा। तो मेरी रेलवे विभाग से ये दरखास्त है कि पहले नंबर पर ये पुलिया के काम में वो तेज़ी करें, क्योंकि शहर में पानी का जल जमाव हो रहा है। और दूसरा ये कि रेलवे से हम उम्मीद करते हैं कि वो रेलवे की ज़मीन के अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं है जहाँ से नाला बने, तब ये आधे शहर का पानी निकल पाएगा। तो अगर रेलवे ने अनुमति दे दी, रेलवे से अनुमति मांगेंगे हम, और अगर अनुमति दे दी तो जो नाला वहाँ बनाना है कासिम पुखरी के पास, तो वहाँ नाला बनाएंगे हम लोग। एक बहुत अहम और सवाल है। एक और चीज़ है कि जो नालों की बात, इन नालों के निर्माण की बात कही है, तो अभी जल्दी ही आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में शहर के अंदर नालों के निर्माण का पैकेज आपके सामने आएगा और जल्दी ही टेंडर उसके कराने की तैयारी है। लेकिन नगर विकास मंत्री जी को जो लोग जानते होंगे या जो उनसे मिले होंगे, तो वो तो बहुत ही बेहतरीन स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही सरल है और उन्होंने ख़ास तरीके से जो इन पिछले 15-20 सालों में जो काम किया है देश के लिए, तो इंफ्रा उनका मेन फील्ड रही है या फाइनेंस रहा है और यातायात रहा है। तो अब जिस फील्ड में उन्होंने काम किया है तो पूरे देश स्तर पे, तो उसकी उनके पास बहुत महारत है। जाहिर सी बात है कि वो देश के 10 टॉप मोस्ट जो IAS हैं उनमें उनका शुमार होता रहा है। तो एक तो ये कि उनसे हम सुझाव लेंगे, उनके मशवरों को अगर हम मानेंगे तो हमको काम करने में बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी और हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और हमारे प्रदेश के राजा तो वही हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है। अब लेने वाले में कितना हुनर है कि वो देखिए, जब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे अपनी योजना, तो बैठे बैठे तो पैसे नहीं आते। आपको योजनाओं का चयन करना है उसका प्रोजेक्ट बनाना है, तब सरकार के सामने पेश करना है। तो योजनाएं आपको ऐसी चयनित करनी है जो सरकार को सरकार जिसको लाइक करे, सरकार जिसको पसंद करे, और इस प्रकार से योजनाएं बनानी है, प्रोजेक्ट बनाना है जो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल हो। तो इन सब में मुझको महारत हासिल है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ बहुत बड़ा हुनर, बहुत बड़ा पावर और बहुत बड़ा धन है, तो दूसरी तरफ लेने का हुनर है और योजनाओं के बारे में जानकारी है। तो ये तालमेल बढ़िया चलेगा और काम अच्छा होगा, इसका शहर को लाभ मिलेगा। अब मैं सबका नेता हूँ और मैं एक साधारण कार्यकर्ता की तरह से काम करता हूँ और मैं सबके बीच में रहता हूँ। मैं बहुत सरल, मैं चेयरमैन हो गया तो मेरे स्वभाव में आप कभी फर्क नहीं पाएंगे। मैं स्कूटी से साधारणतः चलता हूँ और अब भी स्कूटी से ज़्यादा चलूंगा, क्योंकि जनता के बीच में मैं रहता हूँ और जनता के लिए काम करता हूँ। तो मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, वही बात का जवाब दे रहा हूँ। तो सरकार जो है, 3 प्रकार की सरकार संविधान में बताई गई। एक तो केंद्र की सरकार, दूसरी सूबे की सरकार और तीसरी लोकल सरकार। तो मैं लोकल सरकार का यहाँ का मुखिया हूँ, यानी एक तरह से कहा जाएगा जो 3 प्रकार की सरकारें हैं उन तीनों सरकारों का एक अंग हूँ मैं भी। तो सरकार के साथ मिल के हमको काम करना है। अपोजिशन और विरोध ये सब जब राजनीतिक बात होगी तब होगी, मगर ये नगर पालिका जो है, ये कार्यालय सरकार का एक अंग है और सरकार के साथ मिलकर हमको काम करना है। देखिए, बुनकरों के पासबुक के मामले में मैंने शपथ ग्रहण में पूरी बात समझा दी थी और जहाँ भी मेरा स्वागत समारोह हो रहा है मैं उसे बता देता हूँ। और चूंकि इसका मामला पूरे प्रदेश का है, इसलिए आपके माध्यम से प्रदेश तक मेरी बात जाएगी तो अच्छा रहेगा। 31 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पुराने रेट पर जो 2006 का शासनादेश था उस पर बिजली का बकाया जमा करने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। 1 अप्रैल 2023 से नया नियम लागू होगा और वो नया नियम ये है कि वो जो 60 इंच से कम के लूम है उनको 400 रुपया फी लूम देना है और जो 60 इंच से ऊपर के लूम है उनको 800 रुपया फी लूम देना है। और जो पावर लूम के अलावा अतिरिक्त इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं जैसे डबलिंग मशीन, जरी मशीन, ताना मशीन, तो उन लोगों को 800 रुपया फी हार्स पावर के एतबार से भुगतान करना है, मगर उन लोगों को 700 रुपया पर हार्स पावर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी।